हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन के 13वें पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन का 12वां पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप में से कोई चाहते हैं साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना, साइंस के तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी और बायोलॉजी को भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक लाइव सेशन में। और हाँ, इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 डैश में रखे जाते हैं, डैश आवर्त में रखे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। 11 से 18 डैश आवर्त में रखे जाते हैं, डैश आवर्त में रखे जाते हैं। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 डैश आवर्त में रखे जाते हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, तो हमसे तो ये तो नहीं पूछा जा रहा है कि सोडियम से लेकर के आर्गन तक के जो तत्व हैं उसको आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सोडियम से लेकर के आर्गन तक के तत्वों को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा जाता है। किस आवर्त में रखा जाता है? तीसरे आवर्त में। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर आपने तो यहाँ पे लिख दिया कि ये तीसरे आवर्त में पाए जाएंगे, लेकिन हमको कैसे याद रहेगा? तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट याद रखना होगा सारे तत्वों के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। और अगर आप चार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से फिर इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए आपका चार्ट क्या कहता है। आपके पास टोटल 7 आवर्त हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे आवर्त को लिख दिया है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा आवर्त और 7वां आवर्त। 7वां आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, इस चीज़ को अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया गया है। तो हम लोग 6ठे आवर्त तक के तत्वों का नाम याद रखेंगे कि सर पहले आवर्त में परमाणु संख्या 1 और 2 के तत्वों को रखा गया है, दूसरे आवर्त में परमाणु संख्या 3 और 10 तक के तत्वों को रखा गया, या आप कह सकते हैं कि दूसरे आवर्त में परमाणु संख्या 3 से 10 तक के तत्वों को रखा गया है, तीसरे आवर्त में परमाणु संख्या 11 से 18 तक के तत्वों को रखा गया है, चौथे आवर्त में परमाणु संख्या 19 से 36 तक के तत्वों को रखा गया है, पांचवें आवर्त में परमाणु संख्या 37 से 54 तक के तत्वों को रखा गया है, और आपके छठे आवर्त में परमाणु संख्या 55 से 86 तक के तत्वों को रखा गया है। तो आप इस चीज़ को अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर CaOCl2 होता है। ध्यान में रखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो आपका ब्लीचिंग एजेंट है वो कौन है सर? क्लोरीन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, कौन सा ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है सर जी? तो आप कहेंगे सर क्लोरीन
यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखेंगे, इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो सर कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग उलझ जाएंगे। नहीं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या है सर? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक हैलोजन है। आपका ऑप्शन है सोडियम, क्रिप्टन, मैग्नीशियम, क्लोरीन। इसमें से कौन सा हैलोजन है? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आपका जो हैलोजन है, जो हैलोजन तत्व हैं वो आपके आवर्त सारणी के वर्ग 17 यानी कि समूह 17 में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो सर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सब क्या कहलाते हैं सर? तो ये हैलो ग्रुप के तत्व कहलाते हैं या हैलोजन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश एक हैलोजन है, तो सोडियम तो हैलोजन नहीं है, क्रिप्टन आपका अक्रिय गैस है, मैग्नीशियम भी आपका हैलोजन नहीं है, जबकि क्लोरीन आपका क्या है? हैलोजन है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हैलोजन आपके आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपके ऑप्शन में तो क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन क्या है आपका? हैलोजन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 23.3 ग्राम जिंक में मोल की संख्या डैश होती है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 23.3 ग्राम जिंक में Zn में मोल की संख्या कितनी होगी? जिंक में यानी कि Zn में मोल की संख्या कितनी होगी? तो भाई मेरे, इन सब टाइप का प्रश्न आपको जहाँ भी मिले तो बस एक फार्मूला याद रखेंगे। क्या? कि सर मोल की संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है, मोल की संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बटा अगर तत्व है तो तत्व का परमाणु भार। अगर तत्व है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें आप मोल की संख्या निकालें, अगर वो तत्व है तो दिया गया द्रव्यमान बटा तत्व का परमाणु भार। अगर यौगिक है तो यौगिक का अनुभार ले लेंगे हम लोग। यौगिक का क्या करेंगे? अनुभार। क्यों? क्योंकि परमाणु का परमाणु भार निकलता है और यौगिक का क्या निकलता है? अनुभार निकलता है। तो आप इस फार्मूला को याद रखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि मोल की संख्या कितनी होगी, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मोल की संख्या इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान बटा तत्व का परमाणु भार या यौगिक का परमाणु भार, यौगिक का अनुभार। तब ध्यान देना है आपको कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तत्व है या यौगिक है। तो आप देख रहे हैं जिंक आपका क्या है? तत्व है। और आप सबों को मालूम है कि जिंक का परमाणु भार कितना होता है? तो आप कहते हैं सर 65.38 AMU होता है। भाई मेरे, आपसे पूछा जा रहा है कि 23.3 ग्राम जिंक में मोल की संख्या कितनी होगी? आप कह रहे हो मोल की संख्या का फॉर्मूला दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 23.3। आपका कह रहा है बटा तत्व का परमाणु भार या यौगिक का अनुभार। तो क्वेश्चन में तो आपके तत्व की जिक्र किया जा रहा है, तो इसके हम लोग परमाणु भार की बात करेंगे। तो इसका परमाणु भार कितना होता है? तो सर आप कहेंगे 65.38। चलिए 65.3 ही लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, तो 233 बटा 653 इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 0.35 के आसपास आएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। जो ये मोल की संख्या के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, बस उसी फार्मूला का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया जा रहा था द्रव्यमान इतना ग्राम और जिंक की बात की जा रही थी, तो जिंक आपका तत्व है, तो तत्व का तो परमाणु भार होता है। तो हमने इस ग्राम भार में जिंक के परमाणु भार से क्या करा? डिवाइड कर दिया और आपका आंसर कितना आएगा? 0.35 आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है
कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। भाई जितने भी आपके अस्थायी उत्तक हैं सब के सब विभोज्युतिकी उत्तक यानी कि मरिस्मेटिक टिश्यू से बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किस उत्तक के कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मैरिस्मेटिक टिश्यू के कोशिकाओं को क्या किया जाता है सर? अलग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैरिस्मेटिक टिश्यू में सर क्या होता है कि सेल विभाजन करने की क्षमता होती है, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मैरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये होता है परमानेंट टिश्यू में कि परमानेंट टिश्यू अपने अंदर सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन की क्षमता को क्या करते हैं सर? नष्ट कर देते हैं या खो देते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऑल द परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, आप सभी कहेंगे सर मैरिस्मेटिक टिश्यू के कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है। मैंने कई बार इन सारे चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आप रेगुलर रूप से पार्ट वाइज देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो अभी आपने देखा है कि अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालते हो तो जिंक जो है आपका वो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और अपना सल्फेट बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को रिलीज कर देता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में यानी कि ZnSO4 के मिश्रण में कॉपर को डाला जा रहा है तो क्या होगा? आप कहिएगा कि सर यहाँ पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिंक सल्फेट के साथ कॉपर जो है रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी सर? कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पे नहीं होगी। आपके मन में सवाल आएगा क्यों नहीं होगी? तो भाई वही चीज़ को समझाने के लिए मैंने ऊपर में इस चीज़ को लिखा है। आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि सर कॉपर जो है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर हट गया और जिंक सल्फेट बना लिया। भाई यहाँ पे जिंक सल्फेट है, मतलब ये कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक सल्फेट से जिंक को कॉपर विस्थापित नहीं कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे एस्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि गार्ड सेल जो होता है, जो आपका गार्ड सेल है जो कहाँ पे मिलता है सर? एस्टोमाटा यानी कि रंध्र में आपको मिलता है, पौधे के पत्तियों के रंध्र में मिलता है, उसके बारे में बात की जा रही है। और आपसे कहा जा रहा है कि गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। आप सभी कहेंगे सर पानी प्रवाहित होने से गार्ड सेल क्या होता है मेरा? खुल जाता है, और स्टोमाटा का जो रंध्र होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है सर? ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि गार्ड सेल के अंदर पानी जाने से गार्ड सेल आपका फूल जाता है जिससे आपका रंध्र क्या होता है सर? वो खुल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि सर हाइड्रोजिनेशन में यानी कि वनस्पति तेल से जो आपका वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है, वो किस प्रक्रिया के थ्रू बनता है सर? तो हाइड्रोजिनेशन के थ्रू बनता है, हाइड्रोजिनेशन के थ्रू बनता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे वनस्पति तेल से आप ये भी कह सकते हैं सर, डालडा भी कह सकते हैं। पहले डालडा का उपयोग होता था ना,
तो ये किससे बनता था? तो वनस्पति तेल से बनता था। तो वनस्पति तेल से जो डालडा बनाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में किसका उपयोग करा जाता है? तो सर निकेल का उपयोग करा जाता है। किसका उपयोग करा जाता है? निकेल का। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि वनस्पति तेल से डालडा बनाने में या वनस्पति घी बनाने की जो हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक बीजपत्री मोनोकोट पौधा है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो प्लांट है ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के सर? 2 टाइप के। पहला होता है आपका मोनोकोट प्लांट और दूसरा होता है आपका डाइकोट प्लांट। मेरे मित्र मोनोकोट को हम लोग हिंदी में एक बीजपत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। और जो आपका डाइकोट होता है वो क्या होता है सर? द्विबीजपत्री होता है। क्या होता है? द्विबीजपत्री। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश एक बीजपत्री पौधा है। आपका ऑप्शन है गुलाब, डेजी, लहसुन, गाजर। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो गुलाब है, डेजी है, गाजर है, इन सब का अलग अलग वेरिएशन होता है। जबकि आपका जो लहसुन है वो क्या है सर? एक बीजपत्री है यानी कि मोनोकॉट है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कि आपका जो लहसुन है या जिसको हम लोग लहसुन बोलते हैं ये क्या होता है सर? एक बीजपत्री पौधा होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा जा रहा है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? आप सभी कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांध के द्वारा जो पानी को रोका जाता है तो पानी तो आपका स्थिर अवस्था में होता है। तो इसी के स्थिर अवस्था के होने के चलते जो आपके बांध का पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा भी है। तो आप सबों को मालूम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आपके ऑप्शन में गति ऊर्जा भी है तो इसी को हम लोग गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। गति ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप सबों को मालूम होगा कि स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग फार्मूला mgh लेते हैं, जबकि गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग फार्मूला 12 mv² लेते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आपके अगले ऑप्शन में है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। मेरे भाई आप सबों को पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आप लोग फार्मूला क्या लिखते हो? तो F = G m1 × m2/r², जहाँ पे G क्या है आपका सर? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को डैश कहते हैं। आपके ऑप्शन में है पारदर्शी वस्तुएं, अस्पष्ट वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसको हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि दीप्त वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? दीप्त वस्तु बोलते हैं। और आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो सर सन है, स्टार है, जलता हुआ बल्ब है जिसको हम लोग ग्लोइंग बल्ब कहते हैं। ये सब के सब क्या है सर? लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये अपना प्रकाश, अपना रोशनी स्वयं उत्सर्जित करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपका रोशनी स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, स्वयं उत्पादित नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अदीप्त वस्तु कहते हैं। और गुरुजी इसी को अंग्रेजी में हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका लकड़ी का टुकड़ा, बुक,
पेन, ये सब के सब क्या है सर, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है वो डैश कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में लुमिनियस ऑब्जेक्ट का होना जरूरी था, लेकिन लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो चमकदार वस्तुएं कहलाती है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, या लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम लोग चमकदार वस्तु भी कहते हैं, जो शाइन करते रहता है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा तो जाहिर सी बात है कि वो चमकते रहेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट आपका चमकदार वस्तु भी कहलाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्टन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नियॉन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जेनॉन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आर्गन। और आपसे पूछा जा रहा है कि डैश तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएँ होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपका जो क्रिप्टन है, जो आपका नियॉन है, जो आपका जेनॉन है और जो आर्गन है, ये सब क्या हैं, अक्रिय गैस हैं। ये सब क्या हैं, अक्रिय गैस हैं। ध्यान में रखेंगे कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सर सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। 8 इलेक्ट्रॉन होगा ये चीज़ तो फिक्स है, लेकिन कक्षा की संख्या निर्धारित नहीं होती है। कक्षा की संख्या उसके परमाणु संख्या पर डिपेंड करती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिप्टन, नियॉन और जेनॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है सर, 10 हो जाता है। क्रिप्टन का तो ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 कक्षा नहीं होगी, 3 से ज़्यादा कक्षा होगी। आपका जेनॉन है सर, इसमें भी 3 कक्षा नहीं होगी क्योंकि इसका परमाणु संख्या भी ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा कक्षाएं होगी। नियॉन का सर एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसमें 2 ही कक्षा होगी। लेकिन जो आपका आर्गन है इसमें क्या होती है सर, 3 कक्षा होती है। और पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में कितना जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सिर्फ आर्गन ही एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें टोटल कक्षा कितनी है सर, तो टोटल 3 कक्षा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार मास 20 kg है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा, जबकि g का वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र, आपसे कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है, उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी पर द्रव्यमान है 20 kg, तो इसी वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा, पृथ्वी पर भार क्या होगा, जबकि आपको g का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि सर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग वस्तु का भार कहते हैं। तो वस्तु का मास कितना दिया हुआ है, 20 kg, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 न्यूटन। सर यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, मतलब क्या कि वस्तु का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, 196 न्यूटन हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवालों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।